हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। फाइनली आज हम नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का। और ये जो सेशन है ये एमएच बीएससी नर्सिंग 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए है। आप लोगों के लिए हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है उसमें मैंने आपको बायो के 4 एमसीक्यू सेशंस प्रोवाइड किए हैं और आज नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये चौथा एमसीक्यू वीडियो है। आपको पहले मैंने 3 एमसीक्यू वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं। जितना हो सकता है उतना फ्री और क्वालिटी कंटेंट हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बदले में आपका सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने बाकी के फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि उन सब तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ, हमारा जो प्ले स्टोर पर ऐप है ज्ञान लैब, उस पे हमने आपके लिए नर्सिंग एग्जाम का एक फ्री सैंपल पेपर अपलोड किया है। जब आप इस ऐप में लॉगिन करोगे तो ये जो 3 डॉट्स होती है यहाँ पे क्लिक करने पे आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है फ्री मटेरियल। इस फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको एमएच बीएससी नर्सिंग का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर पे क्लिक करो तो उसके अंदर आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा। उस सैंपल पेपर में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के। वो पेपर आपका पीवाईक्यू नहीं है। उस पेपर में बेसिकली ये बताया गया है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायो का 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस करके जाना है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के बेसिस पर ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देती हूँ, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करने के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हो, क्लिनिक में जाते हो, आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है, आप इंस्टा जब स्क्रॉल करते हो, तो जो नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, नई नई योजना होती है, नया नया स्कीम होता है, इन सब से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड मतलब होता है आपका जनरल अवेयरनेस नॉलेज। जनरल नॉलेज से लेके आपको कितना अवेयरनेस है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी नर्सेज हैं जो इंडियन आर्मी का पार्ट बनती है, जिन्होंने मतलब डिग्री वगैरह सब ली होती है। दे बिकम कमिश्नर ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स विथ रैंक्स रेंजिंग फ्रॉम लेफ्टिनेंट टू मेजर जनरल। तो ऐसी कौन सी नर्सेज हैं जो मिलिट्री नर्स बनती है और उनको मतलब एक आर्मी ऑफिसर के जैसा पोजीशन मिलता है। यस, तो उन नर्सेज को हम बोलते हैं मिलिट्री नर्सेज। they become a part of Indian Army and most professional military nurses employ specialized मतलब militaries they employ specialized nurse. They are often organized as distinct nursing corps. क्योंकि देखो मिलिट्री नर्स बनना आसान काम नहीं होता है। यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, और आपका नॉलेज भी ऐसा होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। which nurses are known as specialized advanced practice registered nurse, जो यूजुअली हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ डील करते हैं। कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोलॉजिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियोवास्कुलर केयर टू पेशेंट्स। मतलब ऐसी स्पेसिफिक नर्स होती है जो सिर्फ हार्ट डिपार्टमेंट या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड होती है। तो ऐसे टाइप के नर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर नर्सेस। दे स्पेशली टेक केयर ऑफ कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स, उनकी हेल्थ, उनका ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें देखती है, ठीक है, लुक आफ्टर करती है। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल ऑफ केयर इन आईसीयू इज। आईसीयू में सबसे ज़्यादा कौन से पैरामीटर के ऊपर फोकस किया जाता है? टोटल पेशेंट केयर। टोटल पेशेंट केयर, ये जो इसका डिज़ाइन है, ये आपको बेसिकली इसलिए दिया जाता है किसी भी नर्स को कि आपको पूरा पैरामीटर्स चेक करना है। उस पेशेंट का फिजिकल ग्रोथ, उस पेशेंट का फिजिकल रिकवरी, उस पेशेंट के मेंटल नीड्स, उस पेशेंट के इमोशनल नीड्स, सब कुछ जो जो उसके रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड फॉर। हेल्थ कार्ड मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी रूरल एरिया के लिए कोई हेल्थ पैरामीटर बनाते हो कि इधर पे ये वैक्सीन देने का है, इधर पे ये मेडिसिन पहुंचना चाहिए, तो ये आप कौन सी चीज़ों के लिए करते हो? मेजरिंग द साइज ऑफ रोड। रोड मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। हाँ, तो पॉपुलेशन हेल्थ कार्ड मतलब साइज ऑफ द पॉपुलेशन, देन
चिल्ड्रन की ग्रोथ मॉनिटर करना, अडल्ट की ग्रोथ मॉनिटर करना, तो इसमें से क्या आएगा? द रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग इन चिल्ड्रन. It is the process of following the growth rate of child in comparison to standard by periodic frequent anthropometric measurements. Anthropometric यानी कि human deeds, human activities की वजह से बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, और अगर कोई डिफेक्ट है, अगर कोई माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, तो उसको अर्ली स्टेजेस पे कैसे सॉल्व किया जाए, ये सब हमारे हेल्थ कार्ड का रोल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following organism is the most common cause of urinary tract infection in children? बच्चों में ज्यादा करके कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से यूटीआई होता है? ई कोलाई. ई कोलाई इज मोस्ट कॉमन इन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बाय लार्ज मार्जिन. एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो आपके मतलब ये इसको आप अपॉर्चुनिस्ट बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, क्योंकि ई कोलाई अपने बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है. विमेन का यूरेथ्रा देखा जाए तो इट इज शॉर्ट एज कम्पेयर टू मेन, इसीलिए विमेन को जल्दी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है. एंड वेरी फ्यू अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय ब्लड बॉर्न बैक्टीरिया, बट ज्यादा करके यूटीआई ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से. यहाँ तक सबको समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख. ऑलराइट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन. अब ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको आंसर पता होगा, इसमें आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं कर सकते, इसमें इंफॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब स्टार्ट किया गया था? इट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 2005 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल द रूरल पॉपुलेशन. और इसमें ज़्यादा करके वुमेन की हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, इन पैरामीटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस. ये कौन सा क्वेश्चन था अपना? क्वेश्चन नंबर 6. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस? देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस क्या होता है, अगर आप पहले से प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो जो सेक्सुअली एक्टिव ग्रुप होता है, जो सेक्सुअली एक्टिव पॉपुलेशन कपल होता है, उनको ये बताना कि आप कैसे अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हो सेफली. एक बच्चे के बाद कितना गैप होना चाहिए, पहला बच्चा कब होना चाहिए, फिजिकली आपकी एज क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंडीशन, मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड. तो ये सारा जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हो? जब आप उनसे पर्सनली बात करो. आप फॉर्म वगैरह भरवा के ये चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते जितना ज़्यादा आप 1-to-1 कम्युनिकेट करके बता सकते हो. तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव पाया जाता है, क्योंकि उसमें आप 1-to-1 प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस डिस्कस कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन हमने पहला भी देखा है कि 2 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स बोलते हैं. तो जो 2 साल से छोटे बीमार बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो रूरल एरिया होता है वहाँ पे औरतें ज़्यादा बार बार डॉक्टर्स के पास नहीं जाती है, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, वो ज़्यादा बार बार चेकअप नहीं करा पाते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो नहीं ले पाते बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव. तो जो चीज़ें आपके पॉकेट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया, कौन सी स्कीम लॉन्च की, जिसकी मदद से पुअर पीपल कैन इजीली गेट एक्सेस टू ऑल दिस फैसिलिटीज. तो उस प्रोग्राम का नाम था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था 1 जून 2011 में. और इस स्कीम के अकॉर्डिंग फ्री एंड कैशलेस चाइल्ड डिलीवरी, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए हॉस्पिटल में डिलीवरी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे अंडर दिस स्कीम. देन फ्री ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स. देखो, ये कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये स्कीम एप्लीकेबल है और ये कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ही है, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं उनके लिए. ठीक है. देन फ्री मेडिसिन, फ्री डाइट ड्यूरिंग स्टे इन द हेल्थ इंस्टीट्यूशंस. अगर जब तक आप हॉस्पिटल में हो तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको फ्री खाना, फ्री नाश्ता मिलता है, जो मदर की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी. तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर कार्यक्रम के अकॉर्डिंग लॉन्च की गई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो आपको कंपलसरी लेनी ही पड़ती है अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम? इसको UIP बोलते हैं. तो अंडर दिस प्रोग्राम विच वैक्सीन यू हैव टू कंपलसरी टेक? यू हैव टू टेक ऑल द वैक्सीन. BCG वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन, इसके अलावा DTP वैक्सीन, मीसल्स वैक्सीन, टिटनस वैक्सीन, और भी बहुत सारे वैक्सीन है जो आपको कंपलसरी लेना पड़ता है अगर आप अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम चाहते हो तो. और ये छोटे बच्चों को कंपलसरी दी जाती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप बच्चों को. तो ये आप चार्ट याद रखो.
कौन सा वैक्सीन आपको कंपलसरी लेना पड़ता है। और ये प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इन 1978 एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर एज अपोज टू फॉल्स लेबर? क्या होता है ना, कई बार जो प्रेग्नेंट, उनका जब 8वां महीना चल रहा होता है, ठीक है, तो उनको ना ऐसे फीलिंग आता है कि मेरा पेट दुखना चालू हो गया है, शायद बच्चा जल्दी पैदा हो जाएगा। तो वो जो पेट दर्द होता है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो फॉल्स लेबर के साइंस होते हैं। तो एक नर्स फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर, मतलब फॉल्स पेन और ट्रू पेन के बीच में डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं? जब आपका ट्रू लेबर होने वाला रहता है तो आपके वजाइना के आगे जो सर्विक्स होता है, वो सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, सर्विक्स का डायलेशन होता है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन का ट्रू लेबर फेज आ गया है तो उसका सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट होगा, और अगर फॉल्स लेबर है तो डायलेट नहीं होगा, उसको सिर्फ स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। और भी इधर पे आपको डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स दिए, आप ये भी पढ़ सकते हो। बट सबसे मेजर पॉइंट क्या होता है? सर्विक्स का डायलेशन करके बढ़ता है ट्रू लेबर में, फॉल्स लेबर में सर्विक्स डायलेट नहीं होता, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फंक्शंस ऑफ द विलेज हेल्थ गाइड? गांव वगैरह में आप जब हेल्थ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हो, तो कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने पड़ते हैं? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस, प्रोवाइडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो ये सारी चीजें आपके विलेज हेल्थ गाइड के अंडर आती है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। The nurse plans to instruct the postpartum client about methods to prevent breast engorgement. Which of the following measures would the nurse include in the teaching plan? तो इधर पे क्या बोला गया है कि अभी अभी जो माँ बच्चा पैदा की है, तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन से पैरामीटर्स याद रखने चाहिए कि जो छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो भले ही रो नहीं रहा है, उसको आपको नहीं पता चलेगा उसको भूख लगी कि नहीं लगी है, तो आपको कंटिन्यूअसली थोड़े थोड़े टाइम में उस बच्चे को दूध पिलाते रहना चाहिए। बिकॉज एक छोटा बच्चे की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, उनका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, द बेस्ट टेक्निक इज टू एम्प्टी द ब्रेस्ट रेगुलरली while फीडिंग. Engorgement is less likely when the mother and neonate are together as in single room maternity care, continuous rooming in. Engorgement मतलब या engagement मतलब क्या होता है? कंटिन्यू बच्चे को दूध पिलाते रहना, ताकि मदर के ब्रेस्ट में गांठ ना बने, वो मिल्क डिपॉजिट होके नहीं तो लंप बन जाता है, और अगर बच्चे को टाइम टू टाइम मिल्क नहीं दिया तो उसका न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। द ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्पीकर्स इन अ पॅनल डिस्कशन फॉर हेल्थ एज्युकेशन इज. तर हे तुम्हाला माहीत नसणार, तर हे तुम्ही पॉइंट कुठेतरी नोट करून घ्या कि जब भी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कोई नया स्कीम, कोई नया प्रोग्राम, कोई नया कार्यक्रम लॉन्च करना होता है, तो एटलीस्ट 4 to 8 स्पीकर्स कंपलसरी वहाँ पे होने चाहिए, और एक चेयरमैन प्रेजेंट होता है। सबसे पहले जब भी कोई पैनल डिस्कशन बैठता है, तो जो चेयरमैन होते हैं वो ग्रुप को वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ग्रीटिंग्स देते हैं, पैनल्स को एक दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, फिर टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज के अपने डिस्कशन का टॉपिक क्या है, आज किस मुद्दे पे बात होने वाली है, और फिर एक एक करके सारे स्पीकर आके अपना अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What should your first action be when treating an electric burn? समझो अगर इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप जिस पर्टिकुलर सोर्स से वो इलेक्ट्रिक झटका लगा है, पहले तो आप उस सोर्स को ब्रेक करो, ताकि पेशेंट की डेथ होने से पहले उसका वो कनेक्शन टूट जाए। तो सबसे पहले आपको जो भी इलेक्ट्रिक का पावर सप्लाई है वो स्विच ऑफ करो। कहीं पे भी कुछ भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है या शॉर्ट सर्किट होता है, तो सबसे पहले मेन मीटर स्विच ऑफ करना चाहिए, ताकि आगे और सिलेंडर विलेंडर ना फटे। ठीक है, गैस वगैरह लीक ना हो, वायर्स में से शॉर्ट सर्किट फायर ना पकड़े, तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 15। ऑन 2 अक्टूबर अ स्वच्छ भारत रन इन न्यू दिल्ली वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट वेयर, एट विच लोकेशन? यस, स्वच्छ भारत रन कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली में। ठीक है, इस पर्टिकुलर रन का क्या पॉइंट था, मतलब स्वच्छ भारत अभियान का बेसिक मोटो क्या था कि लोगों को क्लीनलीनेस का इंपॉर्टेंस समझाया जाए, लोग जो खुले में जाके पॉटी करते हैं उसका डिसएडवांटेजेस, उसके साइड इफेक्ट समझाए जाए कि सॉइल को कितना नुकसान पहुंचता है, सेफ्टी इश्यूज होते हैं, फिर लैट्रिन कंस्ट्रक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। वो जो मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की मूवी थी, इसी चीज
पर फोकस किया गया है कि एक टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है गांव गांव में, और प्लस उसको क्लीन रखना, सैनिटाइज रखना, वाटर अवेलेबिलिटी रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत रन कंडक्ट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वुड यू डू फॉर अ विक्टिम हु हैज इंटरनल ब्लीडिंग। समझो अगर एक्सीडेंट वगैरह की वजह से इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया और अंदर से ऑर्गन्स ब्लीड हो रहे हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनको एक फ्लैट लैंड पे लिटा दो और उनके नीज को बेंड करो। ठीक है, और फिर इमरजेंसी रूम यानी कि डॉक्टर्स को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। इंटरनल ब्लीडिंग सिर्फ आपके डॉक्टर्स ही ठीक कर सकते हैं। अगर बाहर से ब्लीडिंग हो रहा है तो आप कपड़ा वपड़ा बांध के रोक सकते हो, बट अंदर से अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर अननेसेसरी अदर ऑर्गन्स और अदर टिश्यूज के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है। तो पहले तो इंसान को लेटा दो ताकि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चले जाए, तो ग्रेविटी की वजह से उसका प्रेशर नहीं पड़ेगा ज़्यादा दूसरे ऑर्गन पे। और दूसरी बात, इमरजेंसी रूम को कॉल करो, आईसीयू को, मतलब ये अपना एम्बुलेंस को कॉल करो, ताकि जल्दी से जल्दी उस पेशेंट का इंटरनल ब्लीडिंग रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इस सिंबल से क्या पता चलता है हमको, रिलेटेड विद आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल इज। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कौन सा सिंबल से पता चलेगा। देखो ये पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है तो ये इन पेशेंट है, मतलब ये ऑलरेडी एडमिट है तो ये हॉस्पिटल के अंदर ही है। यहाँ पे आप पैसा भर रहे हो, मतलब आपका ट्रीटमेंट चालू है, आप किसी को एडमिट करने आए थे, उसका आप पैसा भर रहे हो, तो ये भी इन पेशेंट इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कि मुझे एडमिट करना है या मुझे चेकअप करवाना है, मतलब आप हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हो, जा नहीं रहे हो, तो ये इन पेशेंट है। बट ये क्या है, आउट पेशेंट। आपको फ्रैक्चर हुआ है, आप अपना चेकअप करा के आप घर जा रहे हो, फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता है जल्दी। तो दिस सिंपल रिप्रेजेंट्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपका डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है, बट आपको उस टाइम पे बेड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंबल आउट पेशेंट इंडिकेट करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, 17। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 18, द इन्फेक्शन विच इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन इज। कौन सा इन्फेक्शन डायरेक्ट एनिमल्स से ह्यूमन को ट्रांसमिट होता है। यस, प्लेग, पर्ट्यूसिस, पोलियो, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोवन डिजीज है, पोलियो वायरल। प्लेग, आपका जो प्लेग है ये हमने पढ़ा था, चूहे के ऊपर जो मक्खी होती है, जो फ्लाइज होती है, जिसको पिस्सू की वजह से प्लेग स्प्रेड होता था, यानी कि जो सावित्रीबाई फुले उनकी डेथ भी प्लेग की वजह से ही हुई थी ना, फिर प्लेग का वैक्सीन वगैरह बनाया गया और अभी प्लेग कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया। तो प्लेग ये जो है ये आपके एनिमल्स के ऊपर जो छोटे छोटे मक्खी वगैरह होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो फ्लीज होती है, उसके वजह से ये ह्यूमन में प्लेग स्प्रेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज मेलिटस है, मतलब शुगर वाला डायबिटीज। ओके, इज ऑन द सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे फॉलोइंग कोलेसिस्टो, मतलब इसका कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का ये हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, और ऑपरेशन का आज सेकेंड डे, ऑपरेशन हो गया है, अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है रिकवरी के लिए, और ऑपरेशन होने के बाद आज सेकेंड डे है। ठीक है, एंड द पेशेंट इज डायबिटिक पेशेंट। शी हैज कंप्लेंट ऑफ नोसिया एंड इजंट एबल टू ईट सॉलिड फूड्स। उसको बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, और वो कुछ भी अगर खा रही है, जैसे खाना खा रही है या कुछ भी सॉलिड फूड खा रही है, तो उसको उल्टी हो जा रही है। द नर्स एंटर्स द रूम टू फाइंड द पेशेंट कंफ्यूज्ड एंड शेकी। और जब नर्स रूम में आती है तो नर्स देखती है कि पेशेंट बहुत कंफ्यूज है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, द पेशेंट इज नॉट इन हर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सिम्टम फॉर ऑफ द पेशेंट, मतलब इज मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर पेशेंट। देखो पेशेंट को डायबिटीज है और पेशेंट कुछ खा नहीं रही है, तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से उसके सेल्स काम करना स्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रही है। तो हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसेमिया इज द कंडीशन विच योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लो, और ग्लूकोज इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। तो भले ही उसको डायबिटीज है, लेकिन मिनिमम ग्लूकोज जितना होना चाहिए, अगर उससे लो लेवल हो गया वो सोच नहीं पाएगी। मतलब confusion and shakiness are common symptoms which occurs due to reduction in cerebral glucose। अगर उसके नर्वस सिस्टम तक वो एनर्जी नहीं पहुंच पाएगा, ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा, तो जो इंसान है जिसका शुगर लेवल ड्रॉप हो गया है, उसको कुछ भी दिखाई देने लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा, चिड़चिड़ापन होगा। ऑल दिस आर ऑफ हाइपो। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर द डॉक्टर्स हु डायग्नोज, ट्रीट एंड वर्क प्रिवेंट इम्यून सिस्टम। अगर आपको इम्यून लेकर कोई प्रॉब्लम है, करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से होती है, इम्यूनोलॉजिस्ट की। सीधा सीधा आंसर दिया, एनेस्थोलॉजिस्ट। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट आपको बेहोश करते सर्जरी से पहले। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपके ग्लैंड्स वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपका डाइजेस्टिव
लेकिन इम्यूनोलॉजिस्ट आपका एलर्जी और आपका डन विद टुडेज सेशन। आज के सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव लेक्चर हुआ, काफ़ी क्वेश्चन। आपने अभी तक अगर सैम्पल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा ऐप इंस्टॉल करके जो हमारा फ्री मटेरियल वाला सेक्शन आपको सैम्पल पेपर दिया है, आप वो सैम्पल पेपर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को शेयर करो। अब मैं सिर्फ थोड़े से वीडियोस और देने वाली हूँ आपको, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो अपने वेकेशन मोड से बाहर आ जाओ, चैप्टर रिविजन स्टार्ट करो, सॉल्व करो। मैं जो आपको सैम्पल पेपर दिया है सैम्पल पेपर सॉल्व करो। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कि आगे जो एडमिशन के लिए काउंसलिंग होगी वो भी इसी चैनल पे। चैनल के साथ बने रहो, मिलते हैं जल्दी। फटाफट सब लोग कम्युनिटी पोल चेक करो, वहाँ पे एमसीक्यू बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यू, नर्सिंग एप्टीट्यूड, वो मिस नहीं होना। बाय बाय, टेक केयर, सी।